2025 बढ़ती हुई महंगाई, आसमान छूती मकान की कीमतें और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें। हर दिन जैसे एक नई दौड़ शुरू होती है, सुबह से शाम तक काम, और फिर भी महीने के अंत में वो एहसास, इतना सब करने के बाद भी पैसा कहाँ गया। घर का किराया बढ़ चुका है, पेट्रोल महंगा है, दूध और सब्जियों के दाम रोज बदलते हैं। कॉफी का कप हो या फास्ट फूड का बर्गर, अब सब खरीदने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। लोग पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर आजादी और सुकून दोनों जैसे कहीं खो गए हैं। हम सोचते हैं कि समाधान शायद ज्यादा कमाने में है या फिर और बचाने में, लेकिन लेखक मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी में एक अलग सच बताते हैं। समस्या सिर्फ कमाई या बचत की नहीं है, असल समस्या है हमारा खर्च करने का तरीका। वे कहते हैं, पैसा तब तक तुम्हारे लिए काम नहीं करता जब तक तुम उसे समझदारी से खर्च करना नहीं सीखते। अक्सर हमें सिखाया गया है कि अमीर बनने के लिए 2 ही काम करो, बचत करो और निवेश करो। सेव मोर, इन्वेस्ट स्मार्टर। यही तो हर फाइनेंशियल गुरु का मंत्र है। लेकिन हाउसल कहते हैं, तुम जितनी मर्जी बचत कर लो, जितना चाहो निवेश कर लो, अगर खर्च करने की कला नहीं सीखी तो तुम्हारा पैसा तुम्हें खुशी नहीं देगा, बल्कि उल्टा तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगा। कई लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट में लाखों डॉलर हैं, फिर भी वे बेचैन हैं, असंतुष्ट हैं, क्योंकि वे लगातार ऐसी चीजों पर खर्च करते रहते हैं जो वास्तव में उन्हें कोई सुकून नहीं देती। इसे हाउसल कहते हैं अनकॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी अचेत खर्च। ये तब होता है जब हमारा खर्च हमारे मूल्यों या जरूरतों से नहीं, बल्कि भावनाओं, विज्ञापनों और तुलना की भावना से नियंत्रित होता है। सोचिए, आपके पड़ोसी ने नई एसयूवी खरीदी, आपके दोस्त हवाई की यात्रा की तस्वीरें डाल रहे हैं, आपका सहकर्मी नया आईफोन दिखा रहा है। आप तुरंत सोचने लगते हैं, शायद अब मुझे भी कुछ लेना चाहिए, और देखते देखते आप भी स्वाइप कर देते हैं अपना कार्ड उस चीज के लिए जिसकी जरूरत शायद आपको थी ही नहीं। पर सचेत खर्च, कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब है हर बार खर्च करने से पहले एक सवाल पूछना, क्या यह खर्च मेरे जीवन को सच में बेहतर बनाएगा, उस दिशा में जहां मैं जाना चाहता हूं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। बॉम्बे का एक परिवार है। वे अपनी कार को फुल ऑप्शन मॉडल में अपग्रेड करते हैं। हीटेड सीट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, कुछ ऐसे फीचर्स जिन्हें वे शायद ही कभी इस्तेमाल करें। इस अपग्रेड का खर्च 1 लाख रुपए। अब जरा सोचिए, अगर यही 1 लाख रुपए वे अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में किसी सुंदर जगह घूमने में लगाते, तो वो यादें, वो हंसी, वो रिश्तों की गर्माहट, क्या वह कहीं ज्यादा स्थायी खुशी नहीं देती? यही है सचेत खर्च की कला। यह त्याग नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की समझ है। एक बात कराटे हैंड की एक व्यक्ति है। वह हर हफ्ते अपने सहकर्मियों के साथ महंगे रेस्तरां में खाना खाता है। असल में उसे यह खाना पसंद भी नहीं, वह बस इसलिए जाता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो नहीं गया तो वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। वही पैसा अगर वह अपने पुराने शौक, गिटार सीखने में लगाता, तो शायद उसके जीवन में संगीत, संतुलन और वास्तविक खुशी लौट आती। आनंद की परिभाषा बदलनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि आनंद का मतलब है कुछ नया खरीदना, नया फोन, नया कपड़ा, नई कार। लेकिन असली आनंद वह है जो टिकाऊ हो, जो भीतर से शांति और संतोष दे। सचेत खर्च का अर्थ है क्षणिक रोमांच से हटकर स्थायी संतुष्टि की तरफ बढ़ना। यह तब होता है जब आप पैसा उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण दें, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, स्वास्थ्य में निवेश करना या खुद को कुछ नया सीखने का मौका देना। यनहा मॉर्गन हाउसल कहते हैं, तुम्हारी संपत्ति का असली पैमाना यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम्हें कितना चाहिए। अगर तुम पैसे का इस्तेमाल उस काम में करते हो जो तुम्हारे मूल्यों से मेल खाता है, तो वही पैसा तुम्हें आजादी देता है। लेकिन अगर तुम इसे दूसरों की नकल करने में खर्च करते हो, तो वही पैसा तुम्हें गुलाम बना देता है। एक छोटा प्रयोग करिए। कभी अगली बार जब आप कोई बड़ी चीज खरीदने वाले हों, जैसे फोन, कपड़ा या कार, तो खुद से बस यह एक सवाल पूछिए, क्या यह खरीदारी मेरे जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएगी या बस मेरी छवि? अगर जवाब पहला है, आगे बढ़िए। अगर जवाब दूसरा है, थोड़ा रुकिए, क्योंकि शायद आप किसी और की मंजिल की ओर दौड़ रहे हैं। भी नतीजा देखिए, पैसे को सही तरीके से खर्च करना ना तो किसी कंजूसी का नाम है,
ना ही फिजूल खर्ची का विरोध। यह तो बस अपने जीवन की दिशा को पहचानने का तरीका है। अगर आप हर डॉलर, हर रुपया इस सोच से खर्च करते हैं कि यह मुझे कितना शांत, संतुष्ट और स्वतंत्र बनाएगा, तो पैसा आपकी सेवा करेगा, वरना आप उसकी। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, काश मैं भी ऐसी कार चला पाता, या फिर वो कैसे इतनी जल्दी इतना आगे बढ़ गया और मैं अभी वहीं का वहीं क्यों हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज का भारत सोशल मीडिया के युग में ऐसा समाज बन गया है जहां हर किसी की सफलता एक स्टोरी या रील में सजी हुई दिखती है। किसी की शादी की तस्वीरें 5 सितारा रिजॉर्ट से, किसी का नया घर, किसी की यूरोप ट्रिप और किसी की ब्रांडेड घड़ी या महंगी कार। इन सबको देखकर हम सोचते हैं, कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, और अनजाने में हम अपनी जिंदगी को उनकी तस्वीरों से तुलना करने लगते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं होता। दौड़ दिखावे की, दौड़ समानता की, दौड़ ईर्ष्या की। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, तुम्हारे और तुम्हारी शांति के बीच सबसे बड़ा अवरोध ईर्ष्या है। ईर्ष्या बनाम प्रशंसा। असली फर्क क्या है? जब हम किसी को सफल देखते हैं तो हमारे भीतर 2 भाव उठ सकते हैं, प्रशंसा या ईर्ष्या। प्रशंसा तब होती है जब आप किसी की सफलता देखकर प्रेरित होते हैं। आप सोचते हैं, वाह उसने किया, शायद मैं भी कर सकता हूं। यह भावना आपको ऊपर उठने की ऊर्जा देती है। ईर्ष्या इसके विपरीत आपको भीतर से कचोटती है। यह कहती है, क्यों उसके पास है और मेरे पास नहीं? और फिर आप उस कमी को भरने के लिए खर्च करने लगते हैं ऐसी चीजों पर जो आपको कभी सुकून नहीं देंगी। दिल्ली की एक कॉरपोरेट कंपनी में 2 दोस्त काम करते हैं, अमित और राहुल। दोनों की तनख्वाह लगभग समान है। राहुल ने हाल ही में EMI पर एक SUV खरीदी। इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें अपलोड की, शान न्यू व्हील्स इकॉन ड्रीम कार। ऑफिस में सबने तारीफ की और अमित के भीतर कुछ हिला। अमित ने सोचा, राहुल जैसा तो मैं भी हूं, मैं क्यों नहीं ले सकता? बिना ज्यादा सोचे उसने भी बैंक से लोन लेकर कार खरीद ली। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी EMI, पेट्रोल खर्च और इंश्योरेंस ने उसकी बचत खत्म कर दी। अब वह पहले से ज्यादा तनाव में है। वहीं राहुल की कहानी अलग थी। उसने ये कार तभी खरीदी जब उसने अपने पुराने लोन चुका दिए थे और उसे पता था कि वह इसे संभाल सकता है। यहां फर्क सिर्फ पैसों का नहीं था, फर्क था सोच का। अमित ने ईर्ष्या से प्रेरित खर्च किया, राहुल ने योजना से किया हुआ खर्च। और यही फर्क तय करता है कि पैसा तुम्हें आजाद बनाएगा या कैदी। दोस्तों, आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पर हर कोई अपनी हाईलाइट रील दिखा रहा है। नौकरी का प्रमोशन, नई बाइक, विदेश यात्रा, यहां तक कि वर्क फ्रॉम मालदीव्स की तस्वीरें। लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि उसके लोन कितने हैं या वह कितनी चिंता में है। हम दूसरों की फ्रेम की हुई तस्वीरें देखते हैं और अपनी असली जिंदगी से उनकी तुलना करते हैं। नतीजा ईर्ष्या। हाउसल कहते हैं, तुलना हमेशा गलत दिशा में होती है। तुम किसी के परिणाम देखते हो लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष नहीं। दोस्तों, अब आते हैं हम मिडिल क्लास के शो ऑफ प्रेशर पर। मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली जैसे शहरों में आज मध्यम वर्गीय परिवार भी दिखावे की इस दौड़ में फंस चुके हैं। हर शादी में महंगे कपड़े, हर त्योहार पर नया फोन, हर छुट्टी पर रील बनाने लायक जगह। लोगों ने खुशी की परिभाषा बदल दी है। अब खुशी वो नहीं जो दिल में महसूस होती है, बल्कि वो है जो कैमरे में अच्छी दिखती है। और इसी दिखावे के लिए लोग क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बाय नाउ पे लेटर जैसी योजनाओं में फंसते जा रहे हैं। पर सच्चाई यह है, इन सब का अंत अक्सर थकान, तनाव और आर्थिक असुरक्षा में होता है। अब सोचिए, अगर यही तुलना ईर्ष्या के बजाय प्रशंसा में बदल जाए तो? मान लीजिए आपके एक दोस्त ने नई कंपनी शुरू की है और वह अच्छा कमा रहा है। आप चाहें तो ईर्ष्या कर सकते हैं, किस्मत अच्छी थी उसकी। या फिर आप यह भी सोच सकते हैं, उसने कैसे शुरुआत की, मैं उससे क्या सीख सकता हूं। पहला रास्ता आपको नीचे गिराएगा, दूसरा रास्ता आपको आगे बढ़ाएगा। प्रशंसा प्रेरणा बनती है, जबकि ईर्ष्या थकान। एक आपको सीखने पर मजबूर करती है, दूसरी आपको खर्च करने पर। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। नेहा और सिया दोनों मुंबई में रहती हैं। दोनों की उम्र 28 साल है। सिया ने सोशल मीडिया पर फिटनेस ट्रेनर के रूप में सफलता पाई है। उसके पास ब्रांड पार्टनरशिप्स हैं,
विदेश यात्राएं हैं और लाखों फॉलोअर्स। नेहा को देखकर जलन होती है। वह भी वैसी तस्वीरें पोस्ट करने लगती है। महंगे कपड़े, महंगे कैफे, नकली मुस्कान। लेकिन हर पोस्ट के बाद वह अंदर से खाली महसूस करती है, क्योंकि उसने अपनी असली यात्रा शुरू ही नहीं की। वह तो बस किसी और की कहानी की कॉपी बना रही है। एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं खुश हूं या बस दिखाना चाहती हूं कि मैं खुश हूं? यहीं से उसका नजरिया बदला। उसने ईर्ष्या छोड़कर सिया से बात की। कैसे उसने शुरुआत की, कौन सी मुश्किलें आईं, कैसे उसने आत्मविश्वास बनाया। कुछ महीनों बाद नेहा ने अपना छोटा हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया। कम कमाई थी, लेकिन सुकून ज्यादा था, क्योंकि अब उसकी सफलता किसी और की कॉपी नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी कहानी थी। हाउसल कहते हैं, जब तुम ईर्ष्या करते हो तो तुम किसी और की जेब से अपनी शांति खरीदने की कोशिश करते हो, जो असंभव है। हर किसी की परिस्थितियां, लक्ष्य और प्राथमिकताएं अलग हैं। किसी के लिए BMW कार खुशी है, किसी के लिए अपने बच्चों की स्कूल फीस समय पर भर पाना ही संतोष है। कोई अपने काम से पहचान चाहता है, कोई अपने समय से। तुलना करने से हम अपनी असली दिशा भूल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे बदलें ईर्ष्या को प्रशंसा में। एक, कंपैरिजन डिटॉक्स करें। हर दिन कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें। यह आपको अपने जीवन की असली तस्वीर देखने में। हर सुबह जब हम अपने काम पर निकलते हैं, हमारा एक ही मकसद होता है, बेहतर जिंदगी। थोड़ी ज्यादा तनख्वाह, थोड़ा बड़ा घर, थोड़ा आराम। लेकिन सवाल यह है, क्या ज्यादा पैसा वाकई ज्यादा खुशी लाता है? अगर ऐसा होता तो भारत के हर बड़े शहर में बैठे करोड़पति लोग सबसे ज्यादा खुश होते। पर हकीकत यह है, असली कमी पैसे की नहीं, उम्मीदों की है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, खुशी इस बात पर नहीं निर्भर करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस पर कि आपको और कितना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं उम्मीदें कैसे हमें थका देती हैं। आपने कभी सोचा है, हमारी दादी नानी के जमाने में घर छोटा था, चीजें कम थीं, लेकिन लोग ज्यादा मुस्कुराते थे। अब हमारे पास AC है, स्मार्टफोन है, नेटफ्लिक्स है, लेकिन मन में बेचैनी है। क्यों? क्योंकि उस दौर में लोगों की उम्मीदें छोटी थीं और आज हमारे पास हर चीज बड़ी है, सिवाय संतोष के। राजेश मुंबई में काम करता है। पहले वह 40,000 रुपये महीना कमाता था। फिर प्रमोशन हुआ, 80,000 रुपये मिलते हैं। पहले एक BHK घर में खुश था, अब 2 BHK चाहिए। पहले एक्टिवा चलाता था, अब कार चाहिए। फिर SUV चाहिए, और अब कहता है, यार विदेश ट्रिप करनी है। हर बार जब आय बढ़ती है, उम्मीदें उससे तेज बढ़ जाती हैं। नतीजा, पहले की तरह ही तनाव, बस खर्च बढ़ा। ये वही है जिसे मॉर्गन हाउसल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी जरूरतें लग्जरी में बदल जाती हैं। हमारे समाज में खुशी को सफलता से जोड़ दिया गया है। अगर आपके पास बड़ा घर है, महंगी कार है, या आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो माना जाता है कि आप खुश हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, भारत में बहुत से लोग जिनकी आय मध्यम है, वे भी बेहद संतुष्ट जीवन जीते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं उनकी वास्तविकता के करीब हैं। एक किसान जो शाम को अपने बच्चों के साथ चाय पीते हुए हंसता है, वह उस इंसान से ज्यादा शांत है जो रात को अपनी कार की EMI सोचकर नहीं सो पाता। हाउसल कहते हैं, जो आपके पास है और जो आप चाहते हैं, इनके बीच का अंतर जितना छोटा होगा, उतनी ज्यादा आपकी खुशी होगी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारतीय मध्यम वर्ग और सुरक्षा की मनोवृत्ति के बारे में? भारतीय मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी ताकत बचत करने की आदत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। पहले लोग कहते थे, बेटा खर्च सोच समझ कर करो। अब लोग कहते हैं, जिंदगी एक ही बार मिलती है, जी भर के खर्च करो। दोनों सोचें गलत नहीं हैं, लेकिन अगर हम केवल दिखावे या दबाव में खर्च करें, तो धीरे धीरे मन में असुरक्षा बस जाती है। हाउसल के शब्दों में, जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली को अपनी आय से तेज बढ़ाता है, वह हमेशा चिंतित रहेगा, चाहे उसकी कमाई कितनी भी हो। खुशी 3 चीजों पर टिकी होती है। 1, नियंत्रण, कंट्रोल। जब आपको लगता है कि आप अपने समय और जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं, यही असली लग्जरी है। 2, संतोष, कंटेंटमेंट। जब आप जो है उसके लिए आभारी रहते हैं, बजाय इसके कि हर समय और की तलाश करें। 3, उद्देश्य, पर्पस। जब आप कुछ ऐसा करते हैं
जो दूसरों के काम आता है, तब आपकी आय नहीं, आपका असर मायने रखता है। विपुल जयपुर का 32 वर्षीय इंजीनियर एक समय 15 घंटे काम करता था, सिर्फ प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए। कंपनी ने बढ़ाया भी, लेकिन उसके जीवन में थकान और खालीपन भर गया। फिर उसने एक शाम अपने पिता से पूछा, पापा, कितना पैसा काफी होता है? पिता मुस्कुराए, जब तुम्हारे पास इतना हो कि तुम अपने मन का काम कर सको, तब वो काफी है। विपुल ने कुछ साल बाद नौकरी छोड़ी। अब वह बच्चों को मुफ्त में रोबोटिक्स सिखाता है। आय कम है पर मुस्कान ज्यादा है। वो कहता है, पहले मैं कमाने में लगा था, अब मैं जीने में लगा हूं। हाउसल की किताब का एक सबसे बड़ा सबक है इनफ का मतलब समझना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए कितना काफी है, तो आप कभी रुक नहीं पाएंगे। भारतीय समाज में तुलना करना बहुत आम है। उसने 2 फ्लैट ले लिए, उसके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उसका बेटा अमेरिका चला गया। लेकिन सवाल यह नहीं कि उन्होंने क्या पाया, सवाल यह है आपको क्या चाहिए। कभी कभी काफी वही होता है जो आपके पास पहले से है, बस आपने उसे महसूस करना बंद कर दिया है। व्यावहारिक कदम, खुशी का हिसाब। 1, पर्याप्त आय का स्तर तय करें कि आपकी जरूरतें और सुविधाएं किन सीमाओं तक जाएं, ताकि पैसा आपको नियंत्रित न करे। 2, हर साल उम्मीदों की समीक्षा करें। पूछिए, क्या मेरी इच्छाएं मेरी आय से तेज भाग रही हैं? 3, अनुभवों पर खर्च करें, वस्तुओं पर नहीं। शोध बताते हैं कि यात्रा, रिश्ते और अनुभव चीजों से ज्यादा लंबे समय तक खुशी देते हैं। 4, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर रात 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटा अभ्यास जीवन का नजरिया बदल देता है। भारत की परंपरा में हमेशा कहा गया, संतोष परम सुखम, यानी संतोष सबसे बड़ा सुख है। लेकिन संतोष का मतलब हार मान लेना नहीं है। यह समझना है कि आप कहां रुकें, आप कब कहें, बस अब यह काफी है। क्योंकि पैसा अगर आपकी आजादी छीन ले, तो वो आपकी मदद नहीं, आपकी जंजीर बन जाता है। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां उसे तय करना पड़ता है, क्या मैं ज्यादा पाने की दौड़ में हूं या शांति पाने की तलाश में। अगर आपने अपनी उम्मीदों को काबू में कर लिया, तो चाहे आपकी आय कितनी भी हो, आप अमीर हैं। क्योंकि असली अमीरी वो नहीं जो बैंक में हो, बल्कि वो है जो मन में संतोष के रूप में जमा हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धनवान वो नहीं है जिसके पास बहुत है, बल्कि वो है जिसे और नहीं चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं धैर्य का जादू, कॉम्पाउंडिंग की ताकत। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में बहुत मामूली लगती हैं, जैसे रोज 100 रुपए की बचत या हर दिन 30 मिनट पढ़ना। लेकिन सालों बाद वही छोटी छोटी कोशिशें एक जादू में बदल जाती हैं। इस जादू का नाम है अचक्रवृद्धि। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग केवल गणित नहीं है, यह समय के साथ आपकी सोच, आदत और धैर्य की परीक्षा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे से जुड़ी चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जीवन की हर चीज पर लागू होती है। ज्ञान, रिश्ते, आदतें, आत्मविश्वास और हां, पैसा भी। सरल शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग मतलब समय के साथ छोटी प्रगति का विशाल परिणाम। आपसे कोई पूछे, आपको अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए या 1 रुपये जो हर दिन 2 गुना होता जाए 30 दिनों तक? ज्यादातर लोग 1 करोड़ रुपए चुनेंगे, लेकिन जो 1 रुपये हर दिन 2 गुना होता है, वो 30वें दिन तक पहुंचते पहुंचते 85 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। धीरे शुरू होता है, लेकिन अंत में विस्फोटक परिणाम देता है। भारत में धीरे धीरे बढ़ना हमेशा से हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा है। किसान बीज बोता है, उसे रोज नहीं खोद कर देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह बस पानी देता है, धैर्य रखता है, और कुछ महीनों बाद वो खेत सोने की तरह चमकता है। बचत और निवेश भी ऐसा ही है। अगर आप रोज थोड़ा निवेश करते हैं, तो सालों बाद वही थोड़ा आपकी जिंदगी बदल देता है। उदाहरण सीमा, पुणे में एक स्कूल टीचर है। वह हर महीने 2000 रुपए म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करती है। उसने यह 25 साल की उम्र में शुरू किया। अब आप सोचेंगे, 2000 रुपए, इससे क्या बड़ा होगा? लेकिन जब वह 50 साल की हुई, तो यह छोटी सी रकम 12% सालाना ब्याज से करीब 30 लाख रुपए बन चुकी थी। वो कहती है, मैंने कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं की, बस लगातार रहने की कोशिश की। और यही है कंपाउंडिंग का सार, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी।
लगातार प्रयास तेज शुरुआत से ज्यादा असरदार होता है। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट की संपत्ति का 80% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया, क्योंकि उन्होंने कमाया नहीं, समय को कमाने दिया। भारत में भी उदाहरण हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर बनने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे अमीर बनने की कला सीखी। हाउसल लिखते हैं, वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा रहस्य उनकी बुद्धिमानी नहीं, बल्कि उनका धैर्य है। उन्होंने कंपाउंडिंग को पूरा समय दिया। हमारे समाज में एक समस्या है, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर निवेश किया तो अगले महीने 2 गुना रिटर्न, अगर डाइट शुरू की तो 1 हफ्ते में वजन कम, अगर नया बिजनेस खोला तो पहले साल में सफलता। लेकिन कंपाउंडिंग कहती है, पहले तुम मुझे समय दो, फिर मैं तुम्हें परिणाम दूंगी। भारत की कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है, और यही कंपाउंडिंग का सबसे सुंदर रूप है। अजय इंदौर का एक दुकानदार था। हर महीने अपनी दुकान की कमाई से 1000 रुपए पीपीएफ में डालता था। उसके दोस्त हंसते थे, इतने में क्या होगा? पर 20 साल बाद वो 1000 रुपए हर महीने का निवेश 7 लाख रुपए से ज्यादा बन गया। जब किसी ने उससे पूछा, राज क्या था? उसने कहा, मैंने ज्यादा नहीं डाला, पर कभी छोड़ा नहीं। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, अगर आप रोज 10 पन्ने पढ़ते हैं तो 1 साल में 12 से ज्यादा किताबें खत्म कर लेंगे। अगर आप रोज थोड़ा अभ्यास करते हैं तो कुछ सालों में किसी भी कला में महारत पा सकते हैं। कंपाउंडिंग ज्ञान, रिश्तों और आत्म अनुशासन में भी उतनी ही गहराई से काम करती है जितनी पैसे में। जैसे हर दिन अपने परिवार के साथ 15 मिनट बात करना सालों में एक मजबूत रिश्ता बना देता है। हर दिन थोड़ा व्यायाम करना सालों में आपको बीमारियों से बचा सकता है। कंपाउंडिंग का मूल है छोटे कदम, लंबा समय, गहरा असर। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं। कंपाउंडिंग सबसे पहले धीमी दिखती है, इसलिए लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। पहले 5 साल में बहुत कम परिणाम दिखता है, लेकिन 10वें साल के बाद ग्राफ आसमान छूने लगता है। हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग का असर शुरुआत में अदृश्य होता है, लेकिन अंत में अजेय। भारतीय निवेशक अक्सर यह गलती करते हैं, थोड़ा समय देते हैं, फिर अधीर होकर पैसे निकाल लेते हैं। इससे कंपाउंडिंग की यात्रा बीच में ही टूट जाती है। याद रखिए, कंपाउंडिंग को मारने का सबसे तेज तरीका है अधैर्य। धैर्य का अभ्यास कैसे करें? 1, नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया पर भरोसा करें। ध्यान रखिए कि आपकी भूमिका बीज बोने की है, फल तोड़ने की नहीं। 2, लंबे लक्ष्य रखें। सोचिए 10 से 20 साल आगे, न कि अगले महीने का रिटर्न। 3, स्वचालित निवेश अपनाएं, एसआईपी। यह आदत को सिस्टम में बदल देता है, ताकि आपको हर बार सोचना न पड़े। 4, जल्दी अमीर बनने के जाल से बचें। 2 गुना पैसा 6 महीने में जैसी स्कीमें हमेशा आपकी कंपाउंडिंग को नुकसान पहुंचाती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। यानी छोटा सुधार प्लस समय बराबर असाधारण परिणाम। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, भारतीय संस्कृति में धैर्य का विज्ञान, हमारी कहानियां, हमारे धर्म ग्रंथ सब धैर्य के महत्व पर जोर देते हैं। राम को वनवास के 14 साल धैर्य से काटने पड़े। कृष्ण ने 13 साल तक महाभारत की तैयारी की। हर महान चीज को समय लगा। कंपाउंडिंग यही सिखाती है, समय ही असली जादूगर है। तुम बस लगे रहो। हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा बीज था, हर सफल व्यक्ति कभी एक छोटा शुरुआती कदम, हर संपन्न परिवार कभी एक सादे निवेश की कहानी। कंपाउंडिंग कहती है, तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम रुकोगे नहीं तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मॉर्गन हाउसल के शब्दों में, वेल्थ इज नॉट अबाउट अर्निंग बिग, इट्स अबाउट स्टेइंग पेशेंट लॉन्ग। अमीर बनना ज्यादा कमाने से नहीं, ज्यादा समय तक टिके रहने से होता है। कभी आपने सोचा है, 2 लोग एक ही समय पर शुरू करते हैं, एक को सफलता मिलती है, दूसरे को नहीं। एक निवेशक अमीर बन जाता है, दूसरा उसी शेयर में पैसा खो देता है। क्यों? क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है, या किस्मत का भी कुछ रोल है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सफलता 100% आपकी मेहनत नहीं होती, और असफलता 100% आपकी गलती भी नहीं होती। जिंदगी, पैसे और सफलता तीनों में एक अनदेखा खिलाड़ी हमेशा होता है, भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क। भारत में हम अक्सर सुनते हैं,
मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये बात आधा सच है, क्योंकि मेहनत जरूरी है, पर किस्मत भी उतनी ही सच्ची है। आपने सुना होगा 1990 के दशक में कई लोग शेयर मार्केट में निवेश कर रहे थे। कुछ लोगों ने वही स्टॉक खरीदे जो राकेश झुनझुनवाला ने लिए, पर अमीर वही बने, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और भाग्य ने साथ दिया। हाउसल कहते हैं, नेवर कंफ्यूज गुड लक विद जीनियस। कभी भी अच्छी किस्मत को अपनी प्रतिभा समझने की गलती मत करो। अरुण और सतीश दोनों बैंक में काम करते थे। दोनों ने 2007 में रियल एस्टेट में निवेश किया। अरुण ने मुंबई में फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत अगले 5 साल में दोगुनी हो गई। सतीश ने उसी समय नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदी, जिसकी कीमत आज तक नहीं बढ़ी। क्या सतीश बेवकूफ था? नहीं, उसने भी वही निर्णय लिया था जो तार्किक लगा। फर्क बस टाइमिंग और भाग्य का था। इसलिए हाउसल कहते हैं, लक एंड रिस्क आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तब दिखता है जब सब कुछ ठीक चलता है। जब हम सफल होते हैं, हम कहते हैं, मैंने मेहनत की। जब हम असफल होते हैं, हम कहते हैं, किस्मत खराब थी। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों स्थितियों में भाग्य का कुछ हिस्सा हमेशा होता है। भारत में लाखों लोग छोटे बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ ही लोग सफल होते हैं। उनमें से कई बार सही समय पर सही जगह होना ही निर्णायक बन जाता है। जोमैटो का आइडिया नया नहीं था। कई लोगों ने 2008 से 9 में फूड डिलीवरी के स्टार्टअप शुरू किए थे, पर उस वक्त इंटरनेट स्पीड, स्मार्टफोन और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इतने आम नहीं थे। जोमैटो सही समय पर आया जब भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा था। तो क्या जोमैटो ने मेहनत नहीं की, लेकिन भाग्य का समय भी उसके पक्ष में था। जैसे भाग्य आपको अचानक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, वैसे ही जोखिम एक पल में आपको नीचे ला सकता है। हाउसल लिखते हैं, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी कमिंग। जो चीज आप आते हुए नहीं देखते, वही असली जोखिम है। भारत में कई निवेशक यह गलती करते हैं। वे केवल संभावित लाभ देखते हैं, पर संभावित नुकसान का अंदाजा नहीं लगाते। 1992 का स्कैम याद है? हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में करोड़ों का मुनाफा कमाया, लेकिन जब सच सामने आया, हजारों छोटे निवेशकों की जमा पूंजी डूब गई। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति का भाग्य दूसरे का जोखिम बन सकता है। हम सबको लगता है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, पर हाउसल कहते हैं, कंट्रोल इज मोस्टली एन इल्यूजन। द वर्ल्ड रन्स ऑन प्रोबेबिलिटीज, नॉट सर्टेनिटीज। नियंत्रण ज्यादातर भ्रम है। दुनिया निश्चितताओं पर नहीं, संभावनाओं पर चलती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोशिश छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप नियंत्रण में रहना चाहते हैं तो अनियंत्रित चीजों को स्वीकारना सीखिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि गहरी वित्तीय और मानसिक समझ है। आप सिर्फ कर्म, एक्शन को नियंत्रित कर सकते हैं, फल, रिजल्ट पर नहीं। तो बेहतर है कि आप मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी पर ध्यान दें, बाकी को भाग्य के हिस्से में छोड़ दें। हाउसल लिखते हैं, वी लव स्टोरीज दैट मेक सक्सेस लुक लॉजिकल। हमें वो कहानियां पसंद हैं जो सफलता को तर्कसंगत दिखाती हैं। जैसे उन्होंने जल्दी निवेश किया, इसलिए अमीर बने। उन्होंने एमबीए किया, इसलिए सफल हुए। लेकिन यह पोस्ट फैक्ट जस्टिफिकेशन है, यानी हम नतीजे देखकर कहानी बनाते हैं। सफलता की असली कहानी में कई अदृश्य फैक्टर होते हैं, पर हम सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जो समझ में आता है। धीरू भाई अंबानी की मेहनत, दूरदर्शिता और साहस अद्भुत थे, लेकिन अगर वे 1980 के दशक में नहीं, 1970 में ही कुछ गलत निर्णय ले लेते, तो शायद रिलायंस आज नहीं होती। उनकी सफलता में मेहनत भी थी, पर सही समय पर सही परिस्थिति भी। इसलिए किसी की कहानी देखकर अपनी तुलना करना हमेशा अधूरा सच है। हम अक्सर सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, पर असफल लोगों की नहीं। हाउसल कहते हैं, सर्वाइवरशिप बायस मेक्स यू थिंक यू आर स्मार्टर देन यू आर। जो बच गए वही कहानी बताते हैं। इसलिए हमें लगता है कि सफलता आसान है। भारत में लाखों लोग रोज शेयर मार्केट, बिजनेस, यूट्यूब या स्टार्टअप में उतरते हैं। कुछ सफल होते हैं, बाकी गायब हो जाते हैं बिना किसी हेडलाइन के। अगर आप सिर्फ सफल उदाहरणों से सीखते हैं, तो आप आधी तस्वीर देख रहे हैं।
मैं बनाम मेरी किस्मत सोच कैसे बदलें। एक, अपनी मेहनत को कम मत आंकिए, पर दूसरों की किस्मत को मानिए। इससे ईर्ष्या कम होती है और सम्मान बढ़ता है। दो, हर निर्णय में जोखिम को स्वीकारें। अगर कोई निवेश असफल हो गया तो यह आपकी मूर्खता नहीं, बल्कि संभावनाओं का खेल था। तीन, हमेशा लक एडजस्टेड ह्यूमिलिटी रखें, यानी जब आप सफल हों तो याद रखें कि भाग्य ने भी योगदान दिया है। चार, दूसरों की असफलता का मजाक न उड़ाएं। वो वही कर रहे थे जो उन्हें सही लगा, बस परिस्थिति उनके खिलाफ थी। जिंदगी का संतुलन क्या सीखें। एक, अति आत्मविश्वास से बचें। अगर सफलता मिली है तो मानिए मेहनत प्लस समय प्लस भाग्य तीनों का मेल था। दो, संभावनाओं में सोचना सीखिए। ये जरूर होगा मत सोचिए, ये हो सकता है सोचिए। तीन, आप जो नहीं देख पा रहे वही असली खतरा है। अपने निवेश, करियर या रिश्तों में व्हाट इफ सवाल पूछिए। चार, भाग्य के लिए जगह छोड़िए। कभी कभी जिंदगी में जो नहीं हुआ वो भी आपको सही जगह ले जाता है। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं, करियर, पैसा, शोहरत सब एक साथ हासिल करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि जितनी तेजी से भागोगे उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी। लेकिन जिंदगी कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। ये एक लंबी मैराथन है, जहां जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो जो थक कर भी रुके बिना चलता रहता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, एंड्योरेंस ग्रेटर स्पीड। टिके रहना तेज चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उसने मुझसे पहले गाड़ी ले ली, वो तो 25 में ही करोड़पति बन गया, मैं अब तक पीछे क्यों हूं। लेकिन हर किसी का जीवन मार्ग अलग है। किसी के पास विरासत होती है, किसी के पास जिम्मेदारियां, किसी के पास मौके होते हैं, किसी के पास समय कम। हाउसल कहते हैं, यू कांट कंपेयर योर चैप्टर 2 विद समवन्स चैप्टर 20। अपनी जिंदगी के दूसरे अध्याय की तुलना किसी और के 20वें अध्याय से मत करो। उदाहरण, रवि और आयुष की कहानी। रवि और आयुष कॉलेज के दोस्त थे। दोनों ने इंजीनियरिंग की। रवि ने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी पकड़ी और हर महीने थोड़ी बचत करने लगा। आयुष ने रिस्क लिया और स्टार्टअप शुरू किया। पहले 5 सालों तक रवि स्थिर रहा, आयुष संघर्ष करता रहा। लेकिन 10वें साल में आयुष का स्टार्टअप चल निकला और वह करोड़ों कमाने लगा। अब रवि सोचता है, काश मैं भी रिस्क लेता, पर वो भूल जाता है अगर उसका स्टार्टअप असफल होता तो शायद वह मानसिक रूप से टूट जाता। हर किसी की रफ्तार, परिस्थितियां और लक्ष्य अलग हैं। तेजी हमेशा सफलता की निशानी नहीं होती। कई बार धीरे चलने वाले ज्यादा दूर तक पहुंचते हैं, जैसे भारतीय निवेशक R.K. दामानी, डीएमार्ट के संस्थापक। वो कभी तेजी से अमीर बनने की दौड़ में नहीं थे। उन्होंने सालों तक शांतिपूर्वक निवेश किया, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाया और आज देश के सबसे स्थिर अरबपतियों में से हैं। हाउसल कहते हैं, गेटिंग रिच इज वन थिंग, स्टेइंग रिच इज अनदर। अमीर बनना एक बात है, अमीर बने रहना दूसरी। धीरे चलने वाले अक्सर टिकाऊ सफलता पाते हैं। हाउसल कहते हैं, इनफ इज नॉट टू लिटिल। पर्याप्त होना कमी नहीं है। हमारे समाज में एक अजीब दौड़ चल रही है और उसका नाम है मोर। थोड़ा और पैसा, थोड़ी और शोहरत, थोड़ी और लाइफस्टाइल। लेकिन सवाल यह है, कब तक? अगर आपको यह पता नहीं कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। हम अक्सर सोचते हैं, अगर उसने ये किया तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, हर किसी की रेस अलग होती है। हाउसल लिखते हैं, You will never be happy if you're running someone else's race. अगर आप किसी और की रेस में भाग रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। धीरे चलने का मतलब यह नहीं कि आप पीछे हैं, इसका मतलब है कि आप सोच समझ कर चल रहे हैं। जब आप धीरे चलते हैं, आप गलतियों से सीख पाते हैं, आप जोखिम को संभाल सकते हैं, आप सफर का आनंद ले सकते हैं। हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वो है जो दिखती नहीं, यानी आपकी स्थिरता, शांति और धैर्य। हाउसल लिखते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम। अमीर होने की सबसे बड़ी पहचान है कि आप अपना समय खुद नियंत्रित कर सकें। इसलिए अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप तय कर सकें कब काम करना है, कब रुकना है, तो आप सफल हैं। न कि वो जो करोड़ों कमाकर भी चैन से सो नहीं पाता। इस दौड़ती दुनिया में धीरे चलना एक विद्रोह जैसा है, लेकिन यही वो विद्रोह है जो आपको थकने से बचाता है। अगर आपने अपनी रफ्तार पहचान ली
तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि असली मंजिल वो नहीं जो सबसे पहले पहुंचे, बल्कि वो जो मुस्कुराते हुए अंत तक चलता रहे। और याद रखना, दुनिया चाहे कितनी भी तेज चले, आपकी रफ्तार आपकी कहानी है। तो चलिए, धीरे धीरे पर निरंतर अपनी रेस अपनी रफ्तार से। अगर आपको यह कहानी, यह सोच और मॉर्गन हाउसल की ये बातें दिल को छू गई हों, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे सच की जो आपको न केवल अमीर बनाएगा, बल्कि अंदर से आजाद भी करेगा।